हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनल सर आप सभी लोगों का पुनः एक बार आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। आज ये तीसरा लेक्चर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके विभिन्न प्रकार के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, हर एक एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन आते ही हैं। और स्पेशली अगर हम लोग BHU एमएड एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन BHU एमएड एंट्रेंस में रहता ही है। तो दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा और कुछ चीज़ें इसमें याद करने लायक हैं और रटने लायक हैं, उसको आप रटने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टीचिंग एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी, यानी शिक्षण क्या है और ब्लूम के अनुसार हमारा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिक्षण से मतलब क्या होता है कि देखिए, एक क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि शिक्षण का मतलब क्या होता है। शिक्षण का, जैसे यहाँ पर जो आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सीखना, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना। एक कंबाइंड टर्म होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम टीचिंग को अगर अलग से देखें तो हम विभिन्न प्रकार के सूत्रों से की मदद से, विभिन्न प्रकार की विधियों की मदद से, विभिन्न प्रकार के कंटेंट की मदद से जब हम जब कोई एक ट्रेंड पर्सन किसी अनट्रेंड पर्सन को या कोई एक ट्रेंड पर्सन किसी नॉर्मल व्यक्ति को कुछ बताता है, कुछ समझाता है, उसको हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, शिक्षण में तीन बातें मुख्य रूप से होती हैं जिसके बारे में एडम्स ने, ये कि आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, ADAMS एडम्स नामक एक फिलॉसफर थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। कुछ लोगों ने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। उसमें मुख्य रूप से जो त्रिमुखी प्रक्रिया कहने वाले व्यक्ति थे वो थे एडम्स। और क्वेश्चन भी सीधे सीधे आता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है कहा था एडम्स ने। और एडम्स ने कहा कि शिक्षा में तीन बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, वो हमेशा वो एक ट्रायंगल बनाने की बात करते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम। ये तीन चीज़ें होती हैं हमेशा। इसके बिना शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता या शिक्षण के अर्थ को हम अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, शिक्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो शिक्षण जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, जिसमें हम एक कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, तीसरा फ्रीली। ठीक है, तीन प्रकार के एजुकेशन सिस्टम होते हैं या तीन प्रकार की आपका टीचिंग प्रोसेस होती है, जिसमें एक ऑटोक्रेटिक होता है। तो ये जो है आपके प्राचीन काल में इसी माध्यम से या इसी प्रकार के शिक्षण आपको प्रदान किए जाते थे या इसी माध्यम से लोग शिक्षा को अर्जित करते थे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें तो उस समय हमारे पास पुस्तकें नहीं थी, उस समय हमारे पास नोटबुक नहीं हुआ करते थे, उस समय हमारे पास पेन वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो उस समय बहुत सारे लोग क्या करते थे कि वो लोग एक प्रॉपर प्लानिंग, मतलब एक जो है ओरली पढ़ाने का प्रयास करते थे, ओरली समझाने का प्रयास करते थे और उसको कंठस्थ विधि से, उसको जो भी चीज़ें वो बताते थे और वो कहते थे कि आप इसको रट लो, तो वो रट करके, और उनका जो वाइवा ही केवल होता था, रिटन एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता था। तो उस समय जो शिक्षण पद्धति थी या शिक्षण था वो ऑटोक्रेटिक था, यानी एक तंत्रात्मक था, केवल शिक्षक पर ही आधारित था। अगर शिक्षक चाहे तो वो कुछ भी पढ़ा सकता था। ठीक है, इसके बाद आया आपका लोकतंत्रात्मक शिक्षण। तो लोकतंत्रात्मक शिक्षण में क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि नहीं, आपका केवल शिक्षक ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें छात्र भी महत्वपूर्ण हैं। अगर छात्र नहीं आते हैं आपके साथ, आपकी क्लास में नहीं पहुंचते हैं, तो आप किसको पढ़ाएंगे? आपके पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो और जो छात्र की डिमांड है, जहाँ पर हम यहाँ इस
वाले शिक्षण प्रकार में आते आते हम लोग क्या हो गए कि यहाँ पे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं रह गया, यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन हो गया या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की पद्धति आ गई। तो यहाँ पे हम छात्र की उपलब्धि, छात्र का IQ लेवल क्या है, छात्र का एडजस्टमेंट लेवल क्या है और छात्र का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख कर के उसको हम शिक्षित करने का प्रयास करने लगे या हम उसको शिक्षण प्रदान करने लगे। तो ये आपका लोकतंत्रात्मक शिक्षण कहलाया। इसके बाद आपका तीसरा है स्वतंत्रात्मक शिक्षण। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षण में क्या कहा गया कि नहीं, आपका जो है एक तंत्रात्मक भी नहीं है और लोकतंत्रात्मक भी नहीं है अगर देखा जाए। हालांकि अभी हमारा लोकतंत्रात्मक शिक्षण पद्धति ही लागू है, लेकिन जो स्वतंत्रात्मक शिक्षण है उसमें ये है जैसे ऑनलाइन शिक्षण हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गई। तो ऑनलाइन टीचिंग में क्या है, आप लोग खुद कहते हैं कि आप सर जो है वीडियो बना करके अपलोड कर दिया करिए या फिर आप मुझे ऑडियो मेरे लिए प्रोवाइड करा दीजिए, हम जो है जब हम मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर जो शिक्षण की पद्धति आ गई वो आपकी जो वर्तमान में चल रही है, जो कोविड-19 के कारण चल रही है, वो आपकी स्वतंत्रतात्मक शिक्षण है कि उसमें आपका जब मन करता है तब आप YouTube खोलें, जब मन करे आपका, आप टीचिंग के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं और वो भी आपकी जब इच्छा हो। ठीक है, तो ये आपका जो शिक्षण पद्धति हो गया वो स्वतंत्रात्मक शिक्षण पद्धति हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप हम 1-2 मिनट के लिए रोक लेना, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या था। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका वर्गीकरण क्या था। तो सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी का या ब्लूम ने अपने शिक्षण के उद्देश्यों को किस सन में दिया। तो किस सन में दिया है, 1956 में दिया। उनका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन एस ब्लूम था, BS ब्लूम इसीलिए उनको कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, उनकी जो पुस्तक थी जिसमें उन्होंने इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी, तो बुक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, या हम इसको किस नाम से जानते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम जो है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में डोमेन्स की बात की गई है। अब यहाँ पर जो उद्देश्य बनाए गए, बहुत सारे और जो फिलोसफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने उद्देश्यों की बात तो की, लेकिन उन्होंने अलग अलग डिवाइडेशन नहीं किया। तो जब BS ब्लूम ने 1956 में एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाने की बात की या टीचिंग ऑब्जेक्टिव के लिए एक आधार जब उन्होंने दिया, तो इस आधार को उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर रिसर्च करने के बाद दिया। इसीलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में लोग इसको पढ़ते हैं। इसी के आधार पर हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज भी चल रही है। बहुत सारे मेथड्स आए, बहुत सारे आधारभूत संरचनाएं आई हमारे पास, लेकिन वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई और यहाँ तक आते आते क्या हो गई आपकी एजुकेशनल टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके बाद आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 जो है डोमेन कौन कौन से हैं। पहला आपका डोमेन है, 3 डोमेन की बात की गई है इसमें, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर। पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा मनोक्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो जब ज्ञानात्मक पक्ष की बात हम करते हैं तो इसकी बात किसने करी थी सबसे पहले, तो 1956 में ब्लूम और उनके सहयोगियों ने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव डोमेन की बात किसने सबसे पहले करी है, या फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी में तो उन्होंने तीनों की बातें की हैं, लेकिन जब उन्होंने बात करी तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें बाद में भी ऐड की गई, तो इसलिए इसलिए उन्हीं का पूरा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव लेवल पर आपका क्या हो गया, कॉग्निटिव लेवल पर हो गया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में 1956 में दिया। ठीक है, इसके बाद आपका अफेक्टिव डोमेन हो गया। अफेक्टिव डोमेन के लिए कर्थवाल 1964 में इन्होंने जो है भावात्मक पक्ष के बारे में चर्चा की। ठीक है,
इसके बाद मनोक्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन की बात सिम्पसन ने की। क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा कि साइकोमोटर डोमेन की बात ब्लूम टेक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन की बात किसने करी? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन की बात सिम्पसन ने करी। किस सन में करी? तो 1966 में करी है। ठीक है। अफेक्टिव डोमेन की बात किसने करी है? तो कर्थवॉल ने की है। और किस सन में? 1964 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन। अब देखिए तीनों डोमेन में क्या क्या चीज़ें इसके जो है कंपोनेंट क्या क्या हैं जो तीनों डोमेन हैं। पहला डोमेन है आपका कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नॉलेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में ये पूछता है कि आप मान लीजिए कि उसमें दे दिया है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, वैल्यूइंग और मैकेनिज्म, और पूछता है कि इसमें से उपर्युक्त में से कोई दो का चयन कीजिए जो कॉग्निटिव डोमेन से बिलोंग करता है। तो सीधे सीधे आप जो है दो का चयन कर सकते हैं, नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के नाम से। ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखनी होंगी। ठीक। कॉग्निटिव डोमेन में 5 प्रकार की तत्व हैं, 5 तत्व हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ओके। अफेक्टिव डोमेन में 4 प्रकार की चीज़ें हैं: रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। ठीक है। ये 4 चीज़ों की बातें अफेक्टिव डोमेन में की गई। इसके बाद साइकोमोटर में 4 चीज़ों की बातें की गई: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ओवर बिहेवियर। तो आपको इसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बात करेंगे कि इसके आधार पर हम कैसे जब लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, उसके क्या की नोट होते हैं, की पॉइंट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस स्लाइड से आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कॉग्निटिव डोमेन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, अफेक्टिव डोमेन के कौन कौन से हैं और साइकोमोटर के कौन कौन से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसी चीज़ का आपको हिंदी में है ये। ओके, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है आपका इवैल्यूएशन, पहला वाला। सबसे पहले देखिए नीचे से आया है ये, यहाँ से देखिए कॉग्निटिव डोमेन, ठीक ना, यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन है ये। अब हम लोग कॉग्निटिव डोमेन में देखते हैं नॉलेज के अंतर्गत क्या करते हैं, शब्दावली व तथ्यों का ज्ञान करते हैं, परंपराओं, प्रवृत्तियों, वर्गीकरणों, निष्कर्षों, विधियों व प्रविधियों का ज्ञान करते हैं। यानी इसमें टोटल ओवरऑल हम नॉलेज की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ज्ञान होता है उनका हम व्याख्या करते हैं, उनको हम जो है कॉम्प्रिहेंड करते हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन में क्या करते हैं, जो आपके पास नॉलेज होता है, देखिए जो सबसे पहला है, चूँकि ये क्रम में इसीलिए दिया गया है कि पहला वाला जब लागू होता है तो दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला होगा तो तीसरा वाला होगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको एप्लीकेशन लेवल पर जाते हैं, यानी जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम विशिष्ट परिस्थितियों में हम कैसे प्रयोग करें उसके बारे में सीखते हैं, उससे संबंधित उद्देश्यों को रखते हैं। इसके बाद एनालिसिस करते हैं, यानी जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको हम, या फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम एनालाइज करते हैं कि नहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम जो बना रहे हैं, जो हम उद्देश्य अपना निर्धारित कर रहे हैं उस उद्देश्य की का फुलफिलमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये उद्देश्य ठीक है या नहीं है, हमारे अंडर में है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका संश्लेषण, सिंथेसिस में क्या होता है कि आपका टोटल, आप पहले तो एक बार अलग अलग करके छोटे छोटे खंडों में बांट करके देखते हैं, इसके बाद फिर ओवरऑल करके देख लेते हैं कि नहीं मुझे कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, हमारा उद्देश्य ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप इवैल्यूएशन लास्ट में कर लेते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ओके, इसके बाद आपका दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में आप क्या करते हैं, रिसीविंग करते हैं। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, आप केवल डायरेक्ट रिसीव तो करते हैं, लेकिन वो रिसीविंग आपकी जागरूकता से संबंधित होता है कि आप उसको अवेयर हो करके रिसीव कर रहे हैं। अगर आप उसको अवेयर होकर के रिसीव, जैसे आपको क्या चीज़ें आपके उद्देश्य में रखना है आपके जीवन के लिए, जो आप मान लीजिए कि आप अपने जीवन के लिए कोई उद्देश्य बना रहे हैं,
तो उस उद्देश्य के लिए आप अगर रिसीविंग वाले कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं तो आप हर एक चीज़ को आप अगर रख लेंगे तो आपके उद्देश्य की आपको पूर्ति नहीं हो पाएगी। आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आपके उद्देश्यों की अगर पूर्ति करनी है तो आपके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए, नियंत्रित आकर्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको IAS भी बनना है, आपको जो है डॉक्टर भी बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है, तो न तो आप IAS बन पाएंगे, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर। तो आपका जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करने से पहले आप क्या करेंगे, क्या रिसीव करना है क्या नहीं रिसीव करना है उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपने रिसीव किया उसके प्रति आपकी रेस्पॉन्डिंग क्या होगी, आप कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगर आपके लिए वो ज़्यादा नेसेसरी है तो आप अच्छी तरीके से उसके लिए प्रतिक्रिया करेंगे, अगर वो आपके लिए ज़्यादा नेसेसरी नहीं है तो आप उतनी अच्छी तरीके से आप उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ओके, वैल्यूइंग, आपके लिए जो उद्देश्य है, जो आप उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं उसका वैल्यू आपके लिए क्या है, यानी मूल्य की स्वीकृति आपके लिए क्या है, मूल्य की वरीयता देना, मूल्य का वचनबद्धता, यानी जो आपका उद्देश्य है या जो आप करना चाहते हैं उसका वैल्यू आपके लिए क्या है, आपकी लाइफ के लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है। ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि मूल्य आत्मीयकरण, मूल्य व्यवस्थापन। आप जो है आपका जो आपने वैल्यूइंग की, आपने जो वैल्यू दिया कि नहीं ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी व्यवस्था आप करेंगे कि नहीं ठीक है, अगर है मेरे लिए महत्वपूर्ण तो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, इसके बाद स्वाभाविकरण, तो सामान्यकृत स्थिति चरित्रीकरण, इसका मतलब हम इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हमने उद्देश्य तय कर लिया तो अब हम हर हाल में इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो ये टोटल आपका अफेक्टिव आपकी भावना से संबंधित होता है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइकोमोटर डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आप देख रहे हैं परसेप्शन, सीधे सीधे होता है परसेप्शन, यानी साइकोमोटर डोमेन वह डोमेन है जिसमें आपका कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन दोनों एक साथ मिले हुए हैं, ये अलग नहीं है। तो साइकोमोटर डोमेन में आकर के आप क्या कर रहे हैं, जो चीज़ आप परसीव कर रहे हैं, जो चीज़ आप देख रहे हैं वो किससे संबंधित है, क्या है, उससे संबंधित जो जागरूकता आप में होनी चाहिए। आपकी मनोस्थिति क्या है, आपने सेट क्या बना रखा है, आपका जो माइंड सेट है वो किस प्रकार का है। अगर माइंड सेट आपका पॉजिटिव है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति, तो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, अदरवाइज वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, गाइडेड रिस्पॉन्स, आप जो भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं उस उद्देश्य के प्रति, वो उद्देश्य क्या किसी के द्वारा निर्देशित किया गया है, किसी के द्वारा आपने गाइडेंस लिया है उसके बाद तय कर रहे हैं, या फिर आप स्वयं से उसका चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्यकौशल मैकेनिज्म। आपने जो उद्देश्य, जो आपका गाइडेड रिस्पॉन्स था, जो आपने रेस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स के बाद आप उसको अपने उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए आपने मैकेनिज्म कौन सा यूज़ किया। आप लैंग्वेज उसमें मैकेनिज्म के रूप में आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन से कितना पैसा उस पर खर्च करेंगे, किससे आप कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन का लेवल क्या होगा, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या होगी, etc। ठीक है, इसके बाद आपका जटिल बाह्य व्यवहार, कॉम्प्लेक्स ओवर बिहेवियर, ये लास्ट में आ जाता है आपका। इसमें सीधे सीधे आपका हो जाता है कार्य कौशल प्राप्त करना, कार्य आत्मविश्वास। ठीक है, इसमें लास्ट में आते आते आप जो है इसमें कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं, अब मुझे हमारा जो उद्देश्य है वो एकदम कन्फर्म है, वो एकदम आसान है, मेरे लिए करना उचित है, और आप उसको कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए ओवरऑल ये आपका तीनों डोमेन रहा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैसे आपका एक्शन वर्ब क्या क्या होती हैं। तो एक्शन वर्ब के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा इसका। अब सेकंड वाले का भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसमें आपका रिसीविंग के लिए क्या करते हैं, जैसे पूछना, चयन करना, वर्णन करना, प्रयोग करना, ये सारे आपके एक्शन वर्ब होते हैं। जब भी आप लेसन प्लान में उद्देश्य बनाते हैं तो अब उद्देश्य बनाते समय इन सारे एक्शन वर्ब का इस्तेमाल आपको करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो आपके एक्शन वर्ब्स हैं साइकोमोटर स्टेज के, साइकोमोटर स्टेज में आप देख रहे हैं कि क्या क्या एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे। बनाना, मोड़ना, छू कर अंतर करना, विच्छेदित करना,
ठीक है, ये सारे आपके एक्शन वर्ब हैं। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हम उद्देश्य बना नहीं पा रहे हैं या उद्देश्य बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप बेशक हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसको समझा दें। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और आप इससे क्वेश्चन को सीखे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।